नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चंडीगढ़ की एक अदालत ने शनिवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस निर्मल यादव को 2008 के भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से उनके और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। एडिशनल सेशन जज अलका मलिक की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि जस्टिस निर्मल यादव, जो उस समय हाई कोर्ट की जज और पूर्व न्यायिक अधिकारी थीं, उनके खिलाफ मामला अगस्त 2008 में शुरू हुआ था, जब हाई कोर्ट की एक अन्य जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर 15 लाख रुपए से भरा एक बैग पहुंचाया गया था। जस्टिस कौर के चपरासी ने मामले की सूचना चंडीगढ़ पुलिस को दी थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक हरियाणा के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल के क्लर्क द्वारा दिया गया ये पैसा जस्टिस यादव के लिए था, लेकिन 2 जजों के नाम में समानता के कारण यह गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर पहुंच गया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक हालिया स्टैंड अप एक्ट को लेकर हो रहे विवाद पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन की परफॉर्मेंस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वह कोई राजनेता नहीं है, उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसे व्यक्तिगत स्तर पर लिया है कि आप उन्हें गद्दार कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा गद्दार वह है जो कानून के शासन को भूल जाता है और जो कानून को चुनिंदा तरीके से लागू करता है। ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि सीएम फडणवीस यह क्यों भूल रहे हैं कि उनके अपने राज्य में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब एक व्यक्ति ने हमारे पैगंबर मोहम्मद के बारे में बहुत ही अपमानजनक तरीके से बकवास की थी और झूठ बोला था। इससे सीएम फडणवीस को ठेस नहीं पहुंची थी, इससे एकनाथ शिंदे के अहंकार को ठेस नहीं पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के एक भयानक धन घोटाले के प्रकाश में आने के बाद संभल पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धन के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान के नाम पर युवतियों का यौन शोषण किया जा रहा है। स्वयंभू गुरु, जिन्हें मीडिया नामक एक शक्तिशाली गिरोह द्वारा चुना गया था, तांत्रिक अनुष्ठान या क्रिया करते हैं। अनुष्ठान का उद्देश्य उस व्यक्ति पर धन वर्षा करना होता है जिसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। घोटाले में युवा पुरुषों को भी निशाना बनाया जाता है। संभल पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस अनुष्ठान के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले एक सुस्थापित और संगठित सिंडिकेट का हिस्सा हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसी महिला या लड़की को चुने जाने के लिए सिंडिकेट द्वारा कुछ निश्चित मानदंड तय किए गए हैं। उसे कुंवारी होना चाहिए, कम से कम 5 फीट 5 इंच लंबा होना चाहिए और उसके शरीर पर कोई निशान, चोट या टैटू नहीं होना चाहिए। उसका रोमांटिक या यौन संबंधों का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। उसका चेहरा जितना सुंदर होगा, उसका शरीर उतना ही बेहतर होगा, धन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार लड़की का चयन हो जाने के बाद उसे यौन शोषण सहित अनुष्ठानों के अधीन किया जाता था। उत्तर प्रदेश के इस भयानक मामले में एटा के एक पिता ने आउटलेट को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी पर 3 बार अनुष्ठान करवाया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। वह अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में पेश हुआ, जिसने कहा कि उसे गुरु के साथ एक कमरे में बैठाया गया और उसे प्रसाद दिया गया और आंखें बंद करने के लिए कहा गया। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। पुलिस ऐसी और महिलाओं के ठिकानों की जांच करने की कोशिश कर रही है जिन्हें निशाना बनाया गया था। क्या सभी महिलाएं घर लौट आईं? यह भी जांच का हिस्सा है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क स्थापित किए और पीड़ितों को झूठे वादों के जरिए लुभाया। ऐसे ही एक वीडियो में कथित तौर पर एक नग्न महिला के बगल में जमीन पर अनुष्ठान सामग्री के साथ करेंसी नोटों से भरे बक्से दिखाए गए हैं, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। लालच यह था कि अगर अनुष्ठान सफल हो जाता है तो करेंसी नोटों से भरे बक्से कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन को लेकर केस किया है। दिल्ली पुलिस ने राउस एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल की और बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है। इस मामले में कोर्ट में 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। आरोप लगाया गया है कि 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया था।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई एफआईआर पर आम आदमी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिंदुस्तान में कानून का मजाक उड़ रहा है और इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि शिकायत पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी हुई थी, लेकिन दबाव में केवल केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की गई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हिंदुस्तान में कानून का मजाक जिस तरह से उड़ रहा है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। पूरी दिल्ली में आज घूम लीजिए, हर जगह दीवारों पर पोस्टर लगे हुए हैं, वह अवैध हैं और होर्डिंग भी अवैध हैं। जेपी नड्डा का एक वीडियो है जिसमें वह सरकारी दीवार पर बीजेपी का सिंबल बना रही हैं। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, कहीं पर शिकायत हुई पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अरविंद केजरीवाल जी और मटियाला के हमारे काउंसलर के खिलाफ शिकायत मिली थी। शिकायत पर दबाव ऐसा था कि पुलिस ने केवल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की। हालांकि मामला कुछ नहीं है, मामला मामूली सा है। ऐसे दर्जनों मामले दर्ज होते हैं। कॉलेज, बार काउंसिल, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पोस्टरबाजी होती है और पोस्टरबाजी गैर कानूनी होती है। अब ये पुलिस के हाथ में है कि वह किसके नाम पर मुकदमा करती है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का कड़ा विरोध करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को निशाने पर लिया है। पीटीआई से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि सवाल यह है कि आप एक असंवैधानिक कानून बनाने जा रहे हैं तो संविधान के अनुच्छेद 14, 26, 25 और 29 का घोर उल्लंघन है। भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। यह विधेयक मस्जिदों, दरगाहों आदि पर हमला है। इन सभी बातों से पता चलता है कि उनका इरादा वक्फ संपत्तियों को बचाने और लाभ पहुंचाने का नहीं है। यह केवल उनके हिंदुत्व, आरएसएस की विचारधारा के कारण है। ओवैसी ने कहा कि जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का समर्थन नहीं होगा, तब तक यह विधेयक पारित नहीं हो सकता। देश भर के मुसलमान विरोध कर रहे हैं। अगर यह कानून बना तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि देश का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का आंख मूंद कर समर्थन नहीं किया जा सकता। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शनिवार को आरोप लगाया कि कॉमेडियन कुणाल कामरा को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए विदेशों में भारत विरोधी संगठनों से धन मिल रहा है और इसे लेकर पार्टी केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क करेगी। पीटीआई के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निरुपम ने दावा किया कि कामरा को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य अरब देशों में स्थित दानदाताओं से 4 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि 36 वर्षीय कॉमेडियन महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान के केंद्र में हैं, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। दरअसल एक शो के दौरान कामरा की टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम शिंदे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार बताया था। इसके बाद शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां उन्होंने इस वीडियो का शूट किया था और तभी से कुणाल कामरा लगातार सत्ताधारी पक्ष के निशाने पर हैं। वह उप मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ उनके कटाक्ष को लेकर आलोचना और जांच का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार कॉमेडियन कुणाल कामरा को लगातार घेर रही है, तो वहीं विपक्षी शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शनिवार को कामरा के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग की है। ठीक उसी तरह जैसे केंद्र सरकार ने 2020 में अभिनेत्री कंगना रनौत को सुरक्षा दी थी। संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने उनसे यानी कुणाल कामरा से कहा है कि उन्हें जो भी कहना है कानून के सामने कहें और भागे नहीं। मुंबई पुलिस निष्पक्ष है। कुणाल कामरा को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। वह इस देश के नागरिक हैं, कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, लेखक हैं। वह आतंकवादी नहीं हैं। राउत ने कहा कि उनसे बात करना गलत नहीं है। साथ ही बता दें कि शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है, जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए 2 नोटिस जारी किए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं
केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार के तट पर अब तटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करता हूं। बिना इसके पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किए हमारे तटीय समुदाय अब तटीय खनन के लिए निविदाएं जारी करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राहुल गांधी ने लिखा कि मैं सरकार से अब तटीय खनन ब्लॉकों के लिए जारी निविदाओं को रद्द करने का पुरजोर आग्रह करता हूं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज हुई मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और ऑटोमेटिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। शाह ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने हथियार रखने वालों से अपील की कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा कि आज सुकमा में हमारे सुरक्षा बलों ने पुनः बड़ी सफलता हासिल करते हुए 16 नक्सलियों को ढेर किया। सुरक्षा बल के सभी वीर जवानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भूपेश बघेल ने लिखा कि इस दौरान 2 जवानों के भी जख्मी हो जाने की सूचना है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC में वर्ष 2004 से 14 के बीच कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने का आग्रह किया है। PTI के मुताबिक तीनों ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोखले के समक्ष दलीलें पेश की, जिसमें दावा किया गया कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। आरोपियों ने मामले में आरोप तय करने पर बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनजिंदर सिंह के माध्यम से दलीलें पेश की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.